नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। पहले जो कक्षा हुई है उसमें हमने आप लोगों के लिए जीव विज्ञान की बात करी। जितने भी विद्यार्थी हैं उन्हें ध्यान होगा कि जीव विज्ञान जो कक्षा 11 है, 11वीं कक्षा में आपने जब प्रवेश लिया होगा और जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी को जब चुना होगा तो मन में एक गर्व आपने महसूस किया होगा कि हम अब जीव विज्ञान या बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं। आपने अनेक सपने संजोए होंगे कि अब मैं डॉक्टर बनूंगा या डॉक्टर बनूंगी। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए एक नए पहलू के रूप में होंगी। जब आपके पास में पाठ्य पुस्तक आई होगी तब आपने उठाया होगा और उस किताब को आपने देखा होगा, क्योंकि जो 10वीं कक्षा की आपके पास में जो किताब थी उसका पाठ्यक्रम एक अलग था। अब कुछ विस्तृत, कुछ बड़ा पाठ्यक्रम आप लोगों के सामने है। पहले की कक्षा में मैं इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं कि विज्ञान क्या है और किस प्रकार से उसका वर्गीकरण किया गया है। आज ये हमारा व्याख्यान 2 है। आप सभी लोगों को ये ध्यान से इस चीज़ को समझने की कोशिश करना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हमारे पास में टॉपिक कौन सा है। एक टॉपिक आता है जैव विविधता। पहले इस शब्द को तोड़ लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आप जब अपनी कक्षा में बैठे होंगे या आप अपने परिवार में सब लोगों के साथ में बैठते हैं तो आप पाएंगे कि उन सब लोगों की आकृति, आकार, कुछ संरचना में परिवर्तन है। हाँ, हालांकि सबके 2 कान हैं, एक नाक सबके होगा, आंखें हैं, सब कुछ है, सेम है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल हूबहू शक्ल उनके समान हो। यानी कि मैं ये कहूँ कि चाहे आपका जुड़वा भाई या बहन ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी शक्ल भी आपसे मिलती जुलती होगी, लेकिन एक जैसी नहीं होगी। आपका चेहरा उससे मिल भी जाए थोड़ा सा, फिर भी बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क होगा, हाव भाव में फ़र्क होगा, आपके चेहरे और नक्श जो है उसमें फ़र्क होगा। तो जीव का मतलब तो हो गया यहाँ पर जीव, जितने भी हमारे पास में जीव, और विविधता का मतलब हो गया भिन्नता, जीवों में भिन्नता। प्रत्येक जीव समान है, सब में प्राण है, लेकिन उनमें भिन्नता भी है। क्या है जैव विविधता, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जब आप अपने गांव में या शहर में जहाँ कहीं भी रहते हैं तो अब एक काम करना, सोचना, अभी बैठ करके इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद में सोचना कि आपके पास में कितने, जब आप मार्केट में निकलते हैं, बाहर निकलते, कितने सारे लोग होते हैं। क्या आप सभी लोगों को पहचानते? नहीं। लोगों को छोड़ो, आप आसमान की तरफ उठा के देखोगे, कई असंख्य पक्षी उड़ते दिखेंगे। उनकी आकृति अलग अलग होगी, कोई तोता होगा, कोई कोयल होगी, कोई अलग प्रकार की संरचनाएं होंगी। उनकी बाद में जब आप अपने कमरे के अंदर आएंगे तब भी आप देखेंगे कहीं अगर कीड़ा मकोड़ा नज़र आ जाएगा। फर्श पे चलने वाले कोई मकोड़े होंगे, कीड़े होंगे, वो भी आप देखेंगे। यानी यहाँ पर जीवों की असंख्य जातियाँ हैं, असंख्य जीव हैं, और उन जातियों में भी उनकी संख्या बहुत सारी है, उनको गिनना संभव नहीं है। यही है जैव विविधता। यानी कि क्या कह सकते हैं, जैव विविधता के बारे में अगर अपन लिखना चाहें अपनी भाषा में तो क्या है जैव विविधता? पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीव, शब्द क्या यूज़ किया मैंने? पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीव, सजीवों की आकृति, आकार, संरचना में भिन्नता पाई जाती है। इसे जैव विविधता कहते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल लेके समझिए, आपने कुत्ता देखा होगा और कुत्ते की तुलना आप लोमड़ी से करके देखिए, चमगादड़ से करके देखिए। चमगादड़ की शक्ल है, जो बना हुआ उसकी आकृति है, वो संरचना लगभग कैसी होगी? कुत्ते के जैसी ही है, लेकिन दोनों में भिन्नता है। आप खच्चर को जब देखते हैं, जब आप खच्चर को देखते हैं उसमें, और जब आप घोड़े को देखते हैं उसमें,
लगभग संरचना वैसी है। चाहे आप गधे की बात करें तो भी ऐसी, गर्दभ की बात करें गधे की तब भी वही संरचना। यानी कि ये क्या है, जैव विविधता, जीवों में पाई जाने वाली विविधता। अभी तक अगर हम बात करें तो लगभग 1.8 या यूँ कहूँ कि किताब के हिसाब से 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन सजीव उपलब्ध है या सजीव है। सजीवों की अगर जातियों की मैं बात करूं तो कितनी भिन्नता है, 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन सजीव की जातियां हैं, अलग अलग प्रकार की है, उनकी हम तुलना नहीं कर सकते। न केवल ये स्थल पर है, स्थल के साथ साथ में जल के भीतर भी असंख्य जातियां पाई जाती हैं। केवल आप ज़मीन पर जितने जीव देख रहे हैं उतने तो हैं ही हैं, उसके अलावा भी कहाँ पर है, पानी के अंदर भी वो सारी जातियाँ पाई जा रही हैं। तो जब जैव विविधता की बात हो आप लोगों के दिमाग में आए तो आपको ध्यान रखना है कि जितने पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी सजीव हैं उनकी आकृतियाँ भिन्न भिन्न हैं, और इसी कारण से हम क्या करेंगे, उन सजीवों का उन्हें क्या बोलेंगे, जैव विविधता बोलेंगे। लेकिन हमने ये टॉपिक यहाँ पर क्यों लिया, किताब वाले ने या 11वीं कक्षा के लिए इसको क्यों चुना। 10वीं तक आपने जैव विविधता पढ़ी, वहाँ तक ठीक थी। 11वीं में आते ही जैव विविधता आपके लिए एक अलग टॉपिक बन जाता है। यहाँ पर जब आप जैव विविधता की बात करते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप सजीव को पहचानना चाहते हैं, उसका वर्गीकरण करना चाहते हैं, और वर्गीकरण करने के बाद में उसकी नामांकन भी करना चाहते हैं। जब आप लोग शुरू में स्कूल गए थे तब वहाँ पर आपने ए फॉर एप्पल देखा था। एप्पल की तुलना आपने किससे करी थी, एप्पल बनाई थी ऐसी, और आपने देखा था हाँ ए का अर्थ क्या है, एप्पल है। उस समय आपने अल्फ़ाबेट में ए को पहचानना शुरू किया था। वैसी ही कंडीशन पुरानी कक्षाओं के अंदर विज्ञान की थी। लेकिन अब जब आप बड़े हो चुके हैं तो ए फॉर एप्पल नहीं बोलेंगे। जब भी आपको कुछ लिखना होगा ए का यूज़ करेंगे पर एप्पल थोड़ी बोलेंगे वहाँ पर। वैसी ही कंडीशन में अब यहाँ पर 11वीं कक्षा में आने के बाद में आप लोग किसका उपयोग करेंगे, इन सभी विषयों का उपयोग तो करेंगे जीव विज्ञान के दौरान, लेकिन उनका उद्देश्य बृहद होगा, बड़ा होगा, और उसका उपयोग भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। जैव विविधता की हमने बात करी। अब जैव विविधता में आप लोगों के पास में आते हैं कि क्या सभी सजीव दिखाई देते हैं, नहीं, है ना। तो क्या लिखेंगे अपन, अनेकों सजीव दृश्य नहीं होते, दिखाई नहीं देते। अनेकों सजीव कैसे नहीं होते, दृश्य नहीं होते, दृष्टिगत नहीं होते। उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। देखिए सूक्ष्मदर्शी क्या है। जॉनसन और जॉनसन ने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात करी थी। यहाँ पर अपन बात करेंगे कौन है, जॉनसन ने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात करी थी, खोज करी थी। क्या होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त का अर्थ होता है दो या दो से ज़्यादा जुड़ना। तो इसमें दो प्रकार के लेंस होते हैं। दोनों कैसे होते हैं, उत्तल लेंस। दोनों कैसे लेंस होते हैं, उत्तल लेंस। एक तो वस्तु के पास में होता है और एक नेत्र के पास में होता है। ऑब्जेक्टिव और नेत्र दोनों के पास में, आई के पास में दोनों होता है। तो आपने ऐसी संरचना देखी होगी जब आप लैब में जाएंगे, अगर नहीं देखी है तो आप देखेंगे। आप इस तरह की संरचना हमारे पास पड़ी होती है, और वहाँ पर एक तो वस्तु के पास में लगने वाला लेंस होता है यहाँ पर, और एक नेत्र के पास में लगने वाला 10x 15x होता है। तो ये सबसे पहले खोज करने वाला कौन था, जे जॉनसन एंड जॉनसन इसमें बारे में था। किसकी खोज करी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की खोज करी थी। तो हमारे पास में न केवल दिखने वाले बल्कि ऐसे सदस्य भी हैं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं। आप कहोगे सर एग्जाम्पल दीजिए,
बिल्कुल, एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के लिए लूँगा, अमीबा। आप लोगों ने इसका नाम सुना है, इसीलिए मैं अमीबा ले रहा हूँ। अब मैंने अमीबा के नीचे अंडरलाइन करी, है ना, अमीबा के नीचे मैंने क्या करी, अंडरलाइन करी। और यही शब्द अगर अमीबा आपकी किताब में छपा हुआ मिलेगा तो अंडरलाइन नहीं होकर अमीबा के नीचे अंडरलाइन तो नहीं होगी, लेकिन अक्षर थोड़े से ऐसे टेढ़े होंगे, इटैलिक्स में होंगे। इसके बारे में मैं इसी वीडियो में चर्चा करूंगा आप लोगों के बारे में। चलिए, तो इतने सदस्य हैं हमारे पास में, उन सदस्यों में कुछ तो ऐसे हैं जो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। बैक्टीरिया है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वायरस है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उनका वर्गीकरण तो हमको करना है, पढ़ना तो हमको है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ वर्गीकरण करने की कोशिश करेंगे। जब एक चीज़ हो, अब जैसे मान लो अपन ने 1.7 और 1.8 मिलियन की मैंने बात करी, उसके साथ में उनकी जातियाँ भी तो हैं, और जातियों में कितने ही जीव हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि हम होमो सेपियंस हैं और हम मनुष्य हैं। अब मनुष्य में होमो सेपियंस की जब बात आई तो उसमें एक ही मनुष्य थोड़ी है, या मैं ही थोड़ी हूँ, आप ही थोड़ी हैं। ऐसी संख्या कितनी है, पूरी पृथ्वी पर है ना। 125 करोड़ तो खाली इंडिया में ही है ना। मोदी जी नहीं कहते हैं 125 करोड़ देशवासी। चलिए, ये हमने बात करी। हमारे पास में एक चीज़ आती है, हमने बात किसकी करी थी, जैव विविधता की। अगला पॉइंट हमारे पास में एक और आता है जैव विविधता के बाद में, जिस पर हमको चर्चा करनी है आज, और वो टॉपिक है हमारे पास में नाम पद्धति। नाम पद्धति, ये क्या बला है। नाम पद्धति आपने पहले पढ़ा भी है। यहाँ पर नाम पद्धति में एक नाम आता है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस, बहुत बड़ा नाम, कैरोलस लिनियस। क्या दिया इन्होंने, द्विनाम पद्धति दी। द्विनाम पद्धति बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस पूरी। तो कैरोलस लिनियस पे आते हैं, उससे पहले हम देखते हैं कि नाम पद्धति क्या है। अब कल्पना करो कि एक गांव है, और इस गांव की एक प्रथा है कि यहाँ पर किसी भी लड़के या लड़की का नाम नहीं रखा जाता है। बिना नाम के सभी लोगों का नाम ए नाम है, ए। ऐसी कंडीशन में आप किसी को भी बुलाएंगे ए, तो कितने लोग मुड़ के देखेंगे, 10, 15, 20 जो भी होंगे सब मुड़ के देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर नाम नहीं है। और जब आप अपने गांव में हैं, मान लो किसी लड़के का नाम राहुल है, जैसे ही राहुल बोलेंगे तो राहुल नाम का लड़का ही पीछे मुड़ के देखेगा। अब रही बात, कक्षा के अंदर 2-3 राहुल हैं तो सरनेम के साथ बुलाना पड़ेगा। राहुल अगर अग्रवाल है तो राहुल अग्रवाल कहेंगे, है ना, जैन है तो जैन कहेंगे। जो नाम होगा उसके नाम के साथ में हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। लेकिन नाम पद्धति की ज़रूरत हमें क्यों पड़ गई, ऐसा क्या हो गया कि वैज्ञानिकों को हर एक जीव के लिए नाम पद्धति की आवश्यकता पड़ी। अब आप कल्पना कीजिए कि हर एक स्थान पर नाम देखिए। जैसे मान लो एक बात करते हैं, हमारे पास में एक साधारण सी बात है कि एक चिड़िया है गौरैया, है ना। कौन है, एक चिड़िया है हमारे पास में गौरैया। गौरैया के नाम से अभी तक आपने जाना नहीं होगा। कुछ लोग इसको चिड़िया के नाम से जानते खाली, कुछ लोग कहेंगे ये तो हमारे स्पैरो है, घरेलू चिड़िया है। अब ये घरेलू जो चिड़िया है, यह हमारे यहाँ पर इसका नाम क्या हो गया, घरेलू चिड़िया हो गया। इसी तरह से दूसरे स्थानों पर इसका नाम क्या हो जाएगा, उनके स्थानों के अकॉर्डिंग रख दिया जाएगा। अब आप कल्पना कीजिए, जब प्रत्येक राज्य में अलग अलग नाम के हिसाब से रखा जाएगा तो उनके ऊपर अध्ययन कैसे करेंगे। अगर मैं कहूँगा कि मैंने कहा कि चलो गौरैया के 2 पंख होते हैं, और यही बात मुझे अगर मान लो किसी दूसरी भाषा में कहना है जहाँ पर इसका नाम गौरैया नहीं होकर कोई दूसरी चिड़िया है, तो वहाँ के लोग उस बात को समझ नहीं पाएंगे। और ऐसी परिस्थिति में मैंने जितना भी अध्ययन किया इसके ऊपर, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। और फिर क्या होगा, वहाँ का कोई ना कोई व्यक्ति जो लोकल होगा वो उस बात को अपने सिरे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो बस वैज्ञानिकों के साथ में भी यही घटना घटी। पूरे विश्व के वैज्ञानिक जब अध्ययन करते हैं किसी एक ही पॉइंट पर, जैसे कि एक सीधी सी बात बताता हूँ, एक अच्छा एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ आप लोगों को। अभी हमारे पास में आया कोरोना वायरस। कल्पना करो कि कोरोना वायरस का नाम हमको कोरोना वायरस ध्यान नहीं होता और पूरी दुनिया इसके बारे में चर्चा करती है।
तो क्या इतना जल्दी टीकाकरण हो पाता? क्या इसका वैक्सीन बन पाती? नहीं, क्योंकि हम केवल अलग अलग जगहों के आधार पर अलग अलग नाम ही ले पाते हैं। कुछ लोग कहते हैं केवल ये बुखार है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये तो कोरोना वायरस है, कुछ लोगों की इसकी अलग सोच होती है, सर्दी जुकाम है। तो अलग अलग लोग उसके बारे में अलग अलग बात करते हैं, और जब अलग अलग वैज्ञानिक भी इसके बारे में अलग अलग बात करते, एक मत नहीं होते, तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी समस्या का समाधान खोजना आसान नहीं होता है। और ये कंडीशन कब बनती? तो इसके ऊपर वैक्सीन आने की बात तो छोड़ो, इसका अध्ययन भी नहीं हो पाता। लेकिन आज हमको पता है कि विज्ञान इतनी डेवलप हो चुकी है कि उन्होंने तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर न केवल अपना स्थिति को सामान्य करी, विश्व वापस पुरानी स्थिति में आया, और वरन इस बीमारी का इलाज भी खोजा गया, इस बीमारी के टीकाकरण भी खोजा गया। चलिए, तो बस यही बात थी कि द्विनाम पद्धति यहाँ पर विकसित होती है। उन्होंने प्लानिंग करी कि इन सभी सजीवों का कोई ना कोई एक नाम दे दिया जाए, है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक नाम आता है मेंजिफेरा इंडिका। आप लोग सभी जानते हैं, अब याद कैसे रखेंगे वो भी समझाऊंगा। आप लोग सभी जानते हैं कि अभी मौसम किसका चल रहा है? आम का। और पुराने ज़माने में जब भी आम से रस बनाना होता था तो उसको घुमाना पड़ता था, और राजस्थान के मेवाड़ शब्द में फेरा शब्द आता है। जब किसी चीज़ को अपन घुमाते हैं, फेरे लेना, है ना, 7 फेरे। तो मंजी नाम की एक लड़की है, वो क्या कर रही है? घुमा रही है। कहाँ पर घुमा रही है? इंडिया के अंदर। तो क्या याद रखना है? मंजी फेरे इंडिका। किसका नाम हो गया? ये आम का नाम हो गया। किसका नाम है ये? आम का नाम। तो जब हम इसकी बात करेंगे तब हो सकता है हम अपनी भाषा में इसको आम कह रहे हैं, दूसरे राज्य में जाएंगे, वहाँ की भाषा में उसका नाम थोड़ा सा बदल जाएगा, कोई दूसरे प्रकार का आम हो गया, और इस प्रकार से इसके ऊपर अध्ययन नहीं होगा। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसका नाम क्या रख दिया? मंजीफेरी इंडिका। जिसी प्रकार से हमारे पास में आता है एपिस इंडिका। एपिस इंडिका एक प्रकार की मधुमक्खी है। क्या ये एक प्रकार की मधुमक्खी है? तो मधुमक्खी का नाम क्या हो गया? एपिस इंडिका। यानी कि वैज्ञानिकों ने द्विनाम पद्धति या नामकरण पद्धति के आधार पर प्रत्येक सजीव का एक नाम रख दिया, है ना। अब प्रत्येक सजीव का क्या कर दिया? एक नाम रख दिया। और क्या उपयोग हुआ इससे? इससे अध्ययन करना आसान हो गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसके बारे में लिखना पड़ेगा। द्विनाम पद्धति क्या है या नाम पद्धति क्या है? इसमें क्या लिखेंगे? प्रत्येक सजीवों का भिन्न भिन्न अध्ययन करना संभव नहीं होता है। इस कारण समान सजीवों का साथ रखकर, सजीवों को साथ रखकर एक ही निश्चित नाम से अध्ययन किया जाता है। तो अध्ययन क्या हो गया? एक निश्चित नाम के साथ में होगा, उसे अपन क्या बोलेंगे? नाम पद्धति। तो लिख देंगे, इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाम पद्धति के नाम से जानते हैं। देखिए, हमने अलग अलग नाम कर दिए, हमको समझ में भी आ गया ये बात कि सर आपने जो बोला बात सही है। लेकिन इन अलग अलग जब नाम कर दिए तो हमने इसको रखा कहाँ पर? अब रखने की समस्या होगी, तो कहाँ लिखे जाते हैं? तो ये बात भी हम लिख लेते हैं, है ना। अलग पॉइंट से लिखेंगे। आप नीचे, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने ऐसा लिखा, आप उसे कंटिन्यू करेंगे। इन सभी नामों को या नामकरण को किस में लिखेंगे हम? हमारे पास में
तो हमारे पास में आएगा ICBN व ICZN में लिखा जाता है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? एक तो मैं कह रहा हूँ ICBN में, और दूसरा मैं क्या कह रहा हूँ आपको, ICZN में लिखा जाता है। क्या है ICBN? नोट डाल के लिखेंगे, नोट डाल के लिखेंगे ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ, बी का मतलब बॉटनी, नोमेनक्लेचर। क्या नाम हुआ? ICBN का पूरा नाम क्या हुआ? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। बोटनिकल नोमेनक्लेचर क्यों हुआ? क्योंकि ICB बोटनी और N आया नोमेनक्लेचर का। इसी तरह से बनेगा ICZN, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ, यहाँ तक तो सही है, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो दो प्रकार के संस्थाएं हैं जहां पर इन सभी नाम का संरक्षण किया जाता है या इन सभी नामों को लिखा जाता है। अगर आप भी, अगर मान लो 11वीं में पढ़ते पढ़ते आप वैज्ञानिक बन गए और आपने कोई नई जाति की खोज कर ली, और वो जाति अगर जंतु है तो किस में जाएगा? ICBN में जाएगा। और वो जाति अगर पादप है तो किस में जाएगी? ICBN में जाएगी। तो ध्यान रखना, इस प्रकार से इसका वर्गीकरण होगा, और वर्गीकरण करने के बाद उनका नाम भी लिख दिया जाएगा। चलिए, ये पॉइंट आपका क्लियर है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। मिटा दो इसको। मैंने ये बता दिया, द्विनाम पद्धति जो है वो लिखी जाती है दो नामों के साथ में। क्या है द्विनाम पद्धति? अब ये शब्द भी आया हमारे पास में, द्विनाम पद्धति। तीसरा पॉइंट हमारे पास में आता है द्विनाम पद्धति। देखिए, ये नाम रखने वाला कौन था? रखने वाला हमारे पास में आता है कैरोलस लिनियस, है ना। इन्होंने कहा कि प्रत्येक सजीव का नाम वंश और जाति, स्पीसीज, जाति में विभक्त होगा। जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल देकर, मैंने कहा एपिस इंडिका, तो एपिस और इंडिका दोनों अलग हैं। एपिस जो है वो वंश है और इंडिका जो है वो क्या है? जाति है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और लेते हैं, होमो सेपियंस। होमो जो है वो वंश है और सेपियंस जो है वो क्या है? जाति है। इसी प्रकार से और आइए आप, ओरिजा सेटेवा, चावल की ओरिजा और सेटेवा, जाति और वंश। तो इस प्रकार से वर्गीकरण के अंदर जाति और वंश को लिया जाता है। ये बात द्विनाम पद्धति की मुख्य है। उसके बाद में इनके कुछ नियम और शर्तें भी हैं। अगर आप किसी को द्विनाम पद्धति के हिसाब से लिखना चाहते हो तो कुछ नियम भी हैं और इसके कुछ शर्त भी हैं। तो क्या क्या नियम होंगे और क्या क्या शर्त होगी, उसके आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार से होगा। देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप उतारना चाहे तो उतार लीजिए। शर्त क्या है? जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि सभी नाम किस में होगा? लैटिन भाषा में होगा। दूसरी बात, वो भी कैसे होंगे? तिरछे अक्षर में होंगे। और यदि हाथ से लिख रहे हैं अगर आप,
लिखने पर क्या करेंगे, नीचे रेखा करेंगे, नीचे रेखा होगी। जैसे होमो सेपियंस, तो होमो और सेपियंस के नीचे अंडरलाइन होगी। अगली बात हम कहेंगे, पहले कौन होगा, पहले वंश होगा, वह बाद में कौन आएगा, जाति होगी। हमेशा ध्यान रखना, पहले वंश होगा और बाद में कौन आएगा, जाति आएगी। जो आपका वंश होगा, वंश का अक्षर कैपिटल होगा, हमेशा क्या होगा, वंश का अक्षर कैसा होगा, कैपिटल लेटर के अंदर लिखा जाएगा। ये सभी क्या चीज़ें हैं, तो ये द्विनाम पद्धति के बारे में हमारे पास जानकारी है। और अगर लास्ट में जिसने खोज करी है, यानी कि खोज करना या नामदाता जो होगा, नामदाता अंत में लिखा होगा। इसीलिए बहुत सारी स्पीसीज के पीछे लीनियस लिखा होता है, यानी कि लीन लिखा होता है। वो लीन का मतलब क्या है, लीन का मतलब लीनियस है। चलिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु था, एक बार आप इसे भी उतार लीजिए। अगले पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे। द्विनाम पद्धति पूरी क्लियर हो गई, और यहाँ पर हमारे पास में आता है वर्गीकरण। शब्द क्या आता है, वर्गीकरण, सिस्टमेटिक्स यानी कि वर्गीकरण। चौथा पॉइंट हमारे पास में आता है सिस्टमेटिक्स यानी कि वर्गीकरण। क्या मतलब है, सिस्टमेटिक अगर देखा जाए तो इसका अर्थ होता है जीवों को नियमित करके व्याख्या करना। जो सजीव हैं उनको नियमित किया जाए और उनकी क्या किया जाए, व्याख्या की जाए। इसे हम क्या बोलेंगे, वर्गीकरण। कैसा है, यूँ कहेंगे कि समान गुणों वाले सजीवों को साथ में रखना ही वर्गीकरण है। अगर कोई आपसे कहे कि वर्गीकरण किसे कहते हैं, तो जिनके गुण समान होते हैं उन सजीवों को एक साथ रखना क्या कहलाएगा, वर्गीकरण कहलाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी 11वीं कक्षा की, आप लोगों ने पढ़ी। आज की कक्षा के अंदर हमने आज की कक्षा में जैव विविधता की बात करी, नाम पद्धति की बात करी, द्विनाम पद्धति की बात करी, हमने वर्गीकरण की बारे में बात करी। अगली कक्षा के अंदर हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इसको किस हायरार्की में जमाया गया है ना। वहाँ पर इस प्रकार से एक हिंट लिखेंगे, जिस वगत कुल वस जाते, है ना। सबसे पहले जगत आता है, जगत के बाद संघ आएगा, संघ के बाद वर्ग आएगा, वर्ग के बाद गण आएगा, गण के बाद कुल आएगा, और कुल के बाद वंश आएगा, और वंश के बाद में जाति आएगी। इसकी पूरी चर्चा कल की क्लास में करेंगे। तब तक आप सभी लोग अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं और आपको ये आगे पढ़ना है, कहाँ उपयोगी है मैं पहले कह चुका हूँ, ये आप सभी लोगों के लिए उपयोगी है। साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए भाई। इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, थोड़ी मेहनत आप भी करो, है ना। जय हिंद, जय भारत।